हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को फॉलो कीजिए। और आपके सामने आ जाता है आपका तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है। और सीधा चलिए सवाल की ओर तरफ। सवाल नंबर 1 और पहला सवाल में कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग ली थी। वो कौन सा घटना था जो कि कांग्रेस के द्वारा कैसर ए हिंद के जो धारा था उसको त्याग ले ली थी। ऑप्शन ए में करा चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी में करा गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन डी में करा किसान आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसी में गांधी जी जो है कैंसर ए हिंद की उपाधि को त्याग ले लिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। अच्छा, जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था कब? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी हत्याकांड के दौरान वो गांधी जी जो कैसर ए हिंद उपाधि को वापस ले लिया था। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 2 नंबर। और दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ, आप ऑप्शन देख के आंसर लगाइए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो ऑप्शन ए में कहा दिल्ली यात्रा, ऑप्शन बी में करा चंपारण यात्रा, ऑप्शन सी में कहा दांडी यात्रा, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। दांडी यात्रा कहाँ पे चलाया था? तो ये दांडी यात्रा जो है कौन चलाया था पहले? तो ये महात्मा गांधी चलाया था। महात्मा गांधी ने चलाया था दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने चलाया था कौन सी? दांडी यात्रा। और इसको दांडी यात्रा फिर कहीं कहीं पे दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांडी मार्च, क्योंकि मार्च महीना में ही चालू हुआ था। ये दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को चालू किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे चर्चा पॉइंट आपका बन रहा है। करा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो वो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाला कौन था? तो महात्मा गांधी का था। दांडी यात्रा शुरुआत करने वाला कौन था? तो महात्मा गांधी था। दांडी यात्रा को दूसरा में क्या कहा जाता है? तो दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगर अच्छा लगता है तो इस तरह से बने रहिए आपको पूरे वीडियो में। और फिर नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब पैसा का शुरुआत कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करा भारत, ऑप्शन बी करा जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ चीन, ऑप्शन डी में दिया हुआ अमेरिका। तो इस तो आपको आधे ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चीन में। पैसा की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। अगर भारत की बात किया जाएगा तो भारत में जो है गोवा में हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था? गोवा में हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में मुद्रा का शुरुआत हुआ था। मुद्रा शुरुआत होने से पहले चलता था वस्तु प्रणाली, अभी चलता है मुद्रण प्रणाली। पहले चलता था वस्तु प्रणाली। आप किसी के यहाँ वस्तु दे आते थे, यानी चावल हुआ तो चावल दे आएंगे तो वो आपको मसाला दे देगा। इस तरह से प्रणाली चलता था। लेकिन सबसे पहले जो है
चीन ने मुद्रण की शुरुआत किया। तो अब कोई दिक्कत नहीं होता है मुद्रण से। आपके पास कोई भी सामान ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने से बढ़ जाता है, तो आप उसको बेच दीजिएगा, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा और पैसा से फिर दूसरा सामान खरीद सकते हैं। तो यही हो जाता था मुद्रण प्रणाली। उसके पहले था वस्तु प्रणाली। तो सबसे पहले मुद्रा का शुरुआत चीन में हुआ था। और भारत में जो है सबसे पहले गोवा जो राज्य था, गोवा जो है गोवा का राजधानी पणजी होता है, वहाँ पे शुरुआत किया गया था 1556 ईस्वी में। एक बैंक, एक विद्यालय था वहाँ पे, कांग्रेस सरकार ही इसका मशीन बैठाया था मुद्रण छापने का। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर अभी 3 हुआ था, अगला हो जाएगा 4 नंबर। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी में कह रहा है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी में कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल। तो जितने भी पार्टी वाले हैं सब जो है भारत का राष्ट्रीय दल ही है। एक ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारे राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, इसमें जनता अपने मन से खड़ा हो जाता है। तो समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1947, तो इसमें तो हमारा भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है 15 जनवरी 1950, ये नहीं है, जनवरी में 15 जनवरी में कुछ नहीं होता है। ऑप्शन सी में कह रहा है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी में कह रहा है 26 अगस्त 1950। तो 26 अगस्त को हम लोग कुछ नहीं मनाते हैं, ऑप्शन सी वाला मनाते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा तोलन करते हैं। तो इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो हम भी टाइपिंग कर दिए थे। ये हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को ही हमारे भारत में संविधान अंगीकृत कर दिया गया था। 1 साल पहले ही बन के हमारा संविधान तैयार हो चुका था और स्वीकार भी कर लिया था, यानी लागू भी करने के लिए तैयार था। लेकिन शुभ अवसर खोज रहा था, तो उसी 26 जनवरी अगला साल 1 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान गणतंत्र दिवस लागू कर दिया गया था। गणतांत्रिक संविधान जो है लागू कर दिया था। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाएगा भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, तो अंगीकार में हो जाएगा 1949। और लागू कब किया था, तो 1950। तो लागू करने की बात आएगा तो 1950 हो जाएगा, अंगीकृत यानी स्वीकार करने की बात होगा तो 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 6। और 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन में कह रहा है लालटेन, ऑप्शन बी में कह रहा है तीर, ऑप्शन सी में कह रहा है बंगला, ऑप्शन डी में कह रहा है साइकिल। तो अभी तक लालटेन का हम देखे थे, कांग्रेस में लालू छाप जी का लालटेन रहता है। ऑप्शन बी में कह रहा है तीर, तो भाजपा सरकार का तीर ही रहता है। और बंगला बोल रहा है तो ये जनशक्ति पार्टी का है। और चिराग पासवान का बाप जो रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ता था, उनका चिन्ह चिप कुछ बदल भी, मतलब पंजा छाप जाता था, कभी तीर भी रहता था। तो इसका आंसर जो है ना किताब के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बंगला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगला, जो जहाँ पे बैठा जाता है। बंगला जो बैठा रहता है ना, वो अलमारी की तरह बना देता है, उसमें फोटो रहता है। तो इसका 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन हमने गूगल पे सर्च किए थे तो कहीं पे बंगला का ऑप्शन नहीं आया था। लेकिन 10वां का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से इसमें बंगला दिया हुआ था, तो हम भी इसका टाइपिंग करके दे दिए आपको, चुनाव चिन्ह बंगला। अगर अच्छा लगता है तो याद कीजिए, नहीं तो ये उतना मायने क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 7 नंबर। और 7वां नंबर सवाल में कहता है
कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा प्रकार, सरकार जो हमारे भारत सरकार, बिहार सरकार जो होते हैं, उनका कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन में कह रहा राजतंत्र, ऑप्शन बी में कह रहा लोकतंत्र, ऑप्शन सी में कह रहा अधिनायकवाद, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा सरकार जो होता है ना, वो लोकतंत्र का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 7 का बी में दिया हुआ है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, क्योंकि इसमें होता है क्या कि सभी जनता अपने अनुसार मत देके यानी वोट देके वो सरकार को चुनाता है कि कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसमें कह रहा है ऑप्शन में कह रहा राजतंत्र। तो राजतंत्र पहले हुआ करता था भारत में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन लोकतंत्र जब से लागू हुआ तब से ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बने। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो अपने बलबूते पे या अपना अपना अच्छा काम करके अपना स्वभाव बना के अपने वोट जीत जनता से ले सकता है। तो हम कहते हैं अधिकार न्यायवाद, ऐसा ये भी गलत है। अधिकार न्यायवाद अब नहीं चलेगा, किसी के ऊपर अधिकार नहीं चला सकते हैं। ये पाकिस्तान में चलता है, अधिकार चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। अमेरिका भी अभी लोकतंत्र लगा के रखा हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 8 और 8वां नंबर सवाल में कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी, गांव घर में जो कचहरी लगता है उसका प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है न्याय मित्र, ऑप्शन बी में कह रहा है ग्राम सेवक, ऑप्शन डी में सी में कह रहा है महापौर, ऑप्शन डी में कह रहा है सरपंच। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच। क्या हो जाएगा, सरपंच। देखिए अगर आपके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो सबसे पहले आपको सरपंच से ही संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप सरपंच से नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप थाना में जाके एफआईआर कर देते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू रिपोर्ट कर देते हैं, तो वहाँ का जो है थाना का जो प्रभारी रहेगा वो आपके सरपंच को इनवाइट करेगा कि आपके यहाँ झगड़ा हुआ, उसकी जाकर सुलझाइए। तो सरपंच आएगा आपके यहाँ मामला सुलझाने के लिए। अगर सुलझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सुलझेगा तो थाना अपने अंदर ले लेगा, वो सुलझाने का कोशिश करेगा। तो इससे पहले लड़ाई झगड़ा के मामले में या तो कुछ जमीन भूमि के विवाद के मामले में सबसे पहले आपको सरपंच से संपर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। हमारे भारत में जो है कैसा शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में कह रहा है संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी में कह रहा है संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी में कह रहा है एकांतक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी में कह रहा है तात्मक और संघीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, तो संघीय, संघीय और संसदीय। यानी संसदीय मतलब होता है, संघीय मतलब संघ बना के किया जाता है, और संसदीय मतलब संसद चुना जाता है। हम लोग बहुत सारे संसद को चुन के भारत में वोट दिया जाता है, तब जाके भारत सरकार प्रधानमंत्री बनता है। तो आपको उम्मीद करते हैं आप समझ पाते होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। पहला नगर निगम, ऑप्शन ए कह रहा है पटना में, ऑप्शन बी कह रहा है मद्रास चेन्नई में, ऑप्शन सी कह रहा है नागपुर में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मद्रास। नगर निगम आप समझते होंगे, जैसे हर बड़े बड़े जिला में एक नगर निगम, दो नगर निगम चलाया जाता है। नगर निगम के तहत होता है कि उसका एक प्रमुख होता है, वहाँ का साफ सफाई, लाइन, उनके बारे में बहुत सारे चीज़ें एकदम क्लियर करके रखा जाता है। तो सबसे पहले लगाने वाला था वो मद्रास लगाया था, जो कि मद्रास चेन्नई में पड़ता है ना। और ये लगाया था, कब लगाया था, तो ये 29 सितंबर 1688 ईस्वी को लगा दिया था। अभी 2024 चल रहा है, यानी 1600 के ईस्वी में, यानी 400 साल पहले से नगर निगम की चल रहा है। तो नगर निगम ये भी एक अच्छा योजना है, क्योंकि नगर निगम के अंदर रहने के बाद आपको सारा व्यवस्था मिलेगा। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा अगला 11 नंबर,
और 11 नंबर सवाल में एकदम नॉर्मल सा सवाल है। सवाल में कहता है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। मतदान मतलब वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है 16 वर्ष, ऑप्शन बी में कह रहा है 17 वर्ष, ऑप्शन डी में कह रहा है 18 वर्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है 18 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 21 वर्ष। तो वोट देने का सबसे अच्छा उम्र होता है जो सी में दिया हुआ है 18 वर्ष। आप 18 वर्ष का हो जाइएगा तो आपका एक बीएलओ के द्वारा वोटर कार्ड बना दिया जाता है, जिस वोटर कार्ड को देखिए आपको वोट देने देगा। तो इसका उम्र हो जाता है 18 वर्ष। ऑप्शन डी में कह रहा है 21 वर्ष, तो ये तो नहीं है, क्योंकि 21 वर्ष में लड़कों का विवाह करने का कानून बनाया हुआ है। सरकार द्वारा कानून बनाया गया कि जिस लड़की का उम्र अगर 18 से कम है तो उसको शादी करना कानूनी अपराध है। अगर कानून जान जाएगा आपको तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। अगर लड़का का उम्र 11 से 21 से कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 21 से कम रहेगा, तो वो कानूनी अपराध है। उसको 21 से कम शादी नहीं करना चाहिए हर लड़का को। ऐसे अभी का मामला में तो लड़का कम से कम 25 का पार कर जाता है तब शादी करता है, लेकिन वो भी अभी बहुत सारे 30 का भी पार कर लेता है तब शादी करता है। नौकरी का से बैठल 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 30 का पार कर देता है, तब जाके शादी ब्याह करके अपना परिवार बसाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में जो है ना मैट्रिक का परीक्षा दिया जाता है। उस समय आप नादान बच्चे रहते हैं, तो समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 12। अभी 11 हुआ था, अगला हो जाएगा 12 नंबर। और 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र, जो लोकतंत्र अभी हम बताए थे लोकतंत्र क्या होता है, लोक का जो वोट दें उसका प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन में कह रहा राजनीतिक दल का, ऑप्शन बी में कह रहा संविधान को, ऑप्शन डी में कह रहा न्यायपालिका को, ऑप्शन डी में कह रहा प्रेस को। तो लोकतंत्र का प्राण जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। सारे नेता जो है, जितने भी नेता हैं, एक भी नेता ऐसा ना है जिसको कि राजनीतिक न हो जाता होगा। सारे नेता को राजनीतिक बहुत अच्छा से करने आता है, तभी जाके वो नेता बन पाता है। अगर जिस नेता को राजनीतिक नहीं आएगा तो वो बिल्कुल मरे मुर्दा की तरह खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे जीता नहीं जाता है। बहुत सारे राजनीति करता है, कोई दारू पिला के वोट ले लेता है, तो कोई साड़ी बांट के वोट ले लेता है, तो कोई पैसे बांट के वोट ले लेता है। तो ये सब राजनीतिक है। कोई ना किसी के गांव से अगर कोई एक नेता खड़ा हो रहा है तो एक विरोधी पार्टी क्या करेगा, यहाँ से अपने यहाँ पे अपना दोस्तबे को खड़ा कर देगा, चलो तुम ही खड़ा हो जाओ। क्यों खड़ा हो जाओ, क्योंकि इसका वोटे काट लो। यहाँ तुम अपना गोतिया भाई का वोट ले लेगा तो इसका वोट कट जाएगा, तो इससे बस हम ही बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से ढेर सारे राजनीतिक होते रहता है। ये सब राजनीति करने वाले जाने, तो हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़ाने वाले हम टीचर हैं। तो क्या चीज़ है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 13। और 13वां नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल जो कि गर्मी के मतलब अभी नवंबर या दिसंबर में लगाया जाएगा और जनवरी से फरवरी में काटा जाएगा। तो ऑप्शन में कहा ज्वार। ज्वार तो वर्षा ऋतु में लगता है, तो ये रबी फसल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जूट, ये भी लगता है बरसात ऋतु में, ये भी रबी फसल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में कह रहा है गेहूँ, तो ये रबी फसल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा, गेहूँ। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है धान, तो ये खरीफ फसल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल पढ़े होंगे, आपको बहुत तरह से याद होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 13 हुआ था, अबरी हो जाएगा 14। और 14वां नंबर सवाल में कहता है, आप स्क्रीन पर देखते होंगे, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक एक शेयर भी कर दीजिए, मज़ेदार कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तब, और नहीं लगा तो डिसलाइक मार दीजिए, कोई दिक्कत ना है। मैं तो लगा हूँ रहूँगा, मेरा ये वादा है, मैं लगल ही रहूँगा। आपको अच्छा लगता है देखिए, लोगों के पास भेजिए, अगर नहीं लगता है फिर भी देखिए। चलिए, तो 14 नंबर का सवाल में कहता है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय, ऑप्शन दिया हुआ पढ़िए करा। ऑप्शन ए में कलकत्ता, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में करा हाजीपुर, ऑप्शन डी में करा मुंबई।
तो अभी गाना हाजीपुर का केलवा बहुत अच्छा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। अगर आपको आज नहीं पता होगा कि हाजीपुर कहाँ है, तो हाजीपुर जो है वैशाली वैशाली जिला में है। कौन सा जिला में है? वैशाली जिला। अब आप यो भी कहते होंगे सर जी हाजीपुर क्या है वह नहीं जानते, हम वैशाली जिला क्या है वो भी नहीं जानते। तो सीधी सी बात समझो कि ये बिहार का है। अब बिहार भी नहीं जानते हैं तो ये समझो कि भारत का है। अब वह नहीं जानते हो तो समझो कि हम एशिया में है। एशिया में 7 महादेश है, ठीक ना। तो इसमें हाजीपुर हो गया, वैशाली जिला से। वैशाली जिला बिहार में है। बिहार का 38 गो जिला है, उसमें से एक जिला का नाम है वैशाली, और उसी में एक स्टेशन यानी जोन बना हुआ है 29 गो। अभी हमारे भारत में 19 गो जोन है, उसमें से एक जोन है हाजीपुर, उसको कहता है पूर्व मध्य रेलवे कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 15, और ये वीडियो में ये अंतिम सवाल है। और 15 सवाल ही एक वीडियो में हम देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं क्योंकि इसका भी काट कॉपी एडिटिंग फिडिटिंग बहुत सारे समय लगता है, 2 घंटा से बस 3 घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो 15 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शौक, बिहार का शौक है किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी में कोसी, ऑप्शन सी में गंडक, ऑप्शन डी में सोन। तो गंगा बिहार का भारत का सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? कोसी। अब ये कोसी चीन से चलता है, नेपाल ढुकता है, नेपाल से चलता है, बिहार में आता है, और बिहार में इसको कोसी बैराज के नाम से एक ब्रिज बना हुआ है, इसमें कि 56 फाटक है। आज 2024 में 56 का 56वां फाटक खोलना पड़ा, ताकि इसमें इतना पानी आता है, कोसी बैराग में इतना पानी आया था कि जब हमारे गंगा में प्रवाह किया था तो बहुत सारे घर दुआर सब फंस गया था। तो यही है, बहुत सारे बाढ़ आने के बाद बिहार का प्रसिद्ध, बिहार का शौक कोसी नदी। समझ गए ना। तो चलिए, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट भी कर देना है। अगर नहीं करिएगा तो फिर भी चलेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।